हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी बिल के बारे में। आपको पता होगा कि रिसेंटली लोकसभा में ओबीसी बिल को पास कर दिया गया है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ओबीसी बिल क्या है, क्यों अपोजिशन पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। ऑल्दो डिफरेंट बिल्स के ऊपर अगर हम देखें डिफरेंसेस हैं अगर अपोजिशन पार्टी की या पार्टी इन पावर जो है उनके ऊपर, लेकिन ओबीसी बिल में डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज भी सपोर्ट कर रही हैं। इस सेशन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ओबीसी बिल क्यों जरूरी था, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, या क्यों इसका अगर हम देखें जनरल सेक्शंस के जो भी पर्सन्स हैं उनके द्वारा इसका अपोजिशन इसका हो रहा है। तो इस सेशन में डिफरेंट डायमेंशन पे हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन एक्नॉलेज आवर वर्क ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओबीसी बिल जो कि स्टेट्स जो कि मेंटेन कर सकेंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसकी जो लिस्ट है वो स्टेट को पावर इसमें देने की बात की गई है। ये जो बिल नया इसमें अमेंडमेंट हो रहा है और इसमें इसी सिलसिले में लोकसभा में ये जो बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था कल जो है ये अपोजिशन यूनानिमस तरीके से ये जो बिल है ये लोकसभा में पास हो गया है। और ये जो बिल है आपको बता दूं मैं कि ये 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा अगर राज्यसभा से भी पास हो जाए या फिर इसके बाद अगर प्रेसिडेंट इस पे असेंट कर देते हैं। तो इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज के द्वारा भी सपोर्ट किए जा रहे हैं इस बिल को और लोकसभा हैज़ पास दिस बिल, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो अगर हम देखें यहाँ पे इसकी बिल के बारे में 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इसके बिल के जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो डिज़ाइंड किया गया है टू क्लैरिफाई जो भी स्टेट्स हैं उनको पावर देने की बात की गई है। जहाँ पे अगर हम देखें अगर ये बिल अमेंडमेंट जो है ये इसको इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाया जाता तो जो भी लिस्ट होती हैं स्टेट लिस्ट्स के द्वारा अगर मेंटेन करने की अगर बात करें यहाँ पे हम जहाँ पे ओबीसी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की वो नल एंड वॉइड ऑटोमेटिक हो जाता। तो इसका मेजर मकसद अगर हम देखें 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने का टू सपोर्ट द स्टेट पावर और सपोर्ट द स्टेट लिस्ट विच हैज द पावर टू मेंटेन द अगर बात करें हम जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है। सो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है वो आया था मराठा रिजर्वेशन में और उसमें आर्टिकल 366 जो है 26 क्लॉज सी का वो डिफाइन करता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या हैं। तो इसमें अगर हम देखें 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो क्लॉज 1 है क्लॉज 2 है और आर्टिकल 242A एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड क्लॉज 3, तो ये कुछ ऐसे अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसमें की चेंजेस किए जाएंगे। और ये जो बिल है वो आर्टिकल 366 क्लॉज 26 और 338B9, तो ये ऐसे क्लॉजेज हैं जो आपको याद रखना होगा, एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो नया 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो कौन कौन से एरियाज को अफेक्ट करेगा या फिर कौन कौन से आर्टिकल्स को अफेक्ट करेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो ये जो बिल अगर हम देखें यहाँ पे ये रिस्टोर करेगा पावर ऑफ द स्टेट्स और इसमें अगर हम देखें वो जो भी आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी बात की जाती है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन से पर्सन्स होंगे, क्या क्राइटेरियाज होंगे टू एक्सेस द पर्सन्स दोज हु शुड बी इंक्लूडेड इन द ओबीसी। इसमें जो पावर है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे देने की बात ये बिल के द्वारा की गई है। इसमें हम देखें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2021 में अपना डिफाइंड भी किया था कि दोज पर्सन्स हु शुड बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और आपको मालूम होगा इसी सिलसिले में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनिशिएट किया था कि जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी। ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 127 जो है ये कहीं ना कहीं नेसेसरी था बिकॉज अगर हम देखें मराठा रिजर्वेशन की जो पहले अगर जजमेंट आई थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स जो होंगे वो
ओबीसी के क्राइटेरियाज के लिस्ट के अंडर में आएंगे, लेकिन इसमें ये क्लॉजेस था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कमेटी बनाई गई थी, वो जो कमेटी रिकमेंड करेगी उस कमेटी से जो प्रेसिडेंट होंगे उनके ऊपर बाइंडिंग होंगे। तो ये कुछ ऐसे क्लॉजेज इंट्रोड्यूस्ड किए गए थे जिसके चलते अल्टीमेटली हमें ये देखने को मिल रहा है कि 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वो बहुत ही नेसेसरी था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मराठा रिजर्वेशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन कौन से कमिटीज जो होंगी वो ओबीसी के लिस्ट में आएंगी, और अल्टीमेट जो पावर होगी वो प्रेसिडेंट के हाथ में होंगी कि डिसीजन लेने में। लेकिन ये जो पावर होंगी वो बाइंडिंग इस तरीके से होगा कि जो आर्टिकल 33B जो है, जहां पे अदर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोटेक्शन की, उनकी राइट्स के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसमें 2018 में ये कमेटी जो होगा, जो भी रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे उसमें प्रेसिडेंट उनके ऊपर ये लागू होगा। और जिसके साथ साथ आर्टिकल 342 जो क्लॉज 1 है, इसके अंदर आर्टिकल 367 और सेक्शन 38B जो जनरल क्लॉजेज हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो मराठा रिजर्वेशन की जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये जो ओपन एंडेड सिस्टम था, और इसमें कहीं ना कहीं जो ओबीसी की क्राइटेरियाज की बात की गई थी, उसमें पावर कहीं ना कहीं डाइल्यूशन की हमें देखने को मिल रहे थे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया, और इसमें कहीं ना कहीं इसमें आगे आते हुए स्टेट्स गवर्नमेंट को ये पावर देने की बात की गई है। अगर हम बात करें अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो क्यों सपोर्ट कर रही हैं इस बिल की, देखिए तो सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि जो पॉलिटिकल एंगल है, अभी आप देखें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ अभी पंजाब में ऐसे स्टेट्स में इलेक्शंस ड्यू हैं, और अगर देखें जो पार्टी इन पावर है उसको मालूम है कि जो अपोजिशन पार्टीज अगर हम देखें उनकी जो स्ट्रेटेजी है कि किसी ना किसी तरीके से ओबीसी की जो अगर पावर है या ओबीसी की वोटिंग परसेंटेज है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए अपने फेवर में टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट इन द इलेक्शन। और इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज भी इसको सपोर्ट कर रही हैं टू गेन द पॉलिटिकल माइलेज इन द इलेक्शन। ये तो सही बात है, लेकिन इसका एकमात्र रीजन ये है कि ओबीसी जो परसेंटेज है, नंबर ऑफ पीपल्स हु आर रिसाइडिंग इन दीज स्टेट्स पर्टिकुलरली, दीज नंबर्स हैज गॉन अप हायर इन द लास्ट 1 डिकेड, और इसी के चलते ऑलमोस्ट 50% या फिर मोर देन 50% जो पर्सन्स, दोज पर्सन्स हु आर रिसाइडिंग इन यूपी एमपी, दोज पर्सन्स आर मोर देन 50%। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी अपोजिशन पार्टी इसको इस जो बेनिफिट्स है उससे कहीं ना कहीं अछूत नहीं रहना चाह रही है, और इसी के चलते यहाँ पे पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है इस इनिशिएटिव को। तो ये एकमात्र कारण है यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज को यहाँ पे सपोर्ट करने का। So I really hope you guys have understood this whole concept, and even this bill has been criticized by the different sections of the society, और इसमें जनरल कैटेगरी के पर्सन्स भी हैं because they are thinking that कि जो रिजर्वेशन की क्राइटेरियाज हैं वो they can see that the states can utilize these the numbers of reservation and this can go might be higher, जो कि इंदिरा स्वानी में कहा गया था कि 50% की जो परसेंटेज ब्रीच है उससे आगे नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जनरल कैटेगरी के जो भी पर्सन्स हैं, दोज हु आर थिंकिंग कि जो ओबीसी या फिर रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है दैट माइट गेट ब्रीच, और डिफरेंट जो स्टेट्स जो हैं वो अपने तरीके से रिजर्वेशन की क्राइटेरियाज को भी अपना सकती हैं। तो ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये जो बिल किस शेप में आती है ये एक्ट बन के। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस होल कंसेप्ट अबाउट दिस बिल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।